हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। इसको हम आंत्र ज्वर पे कहते हैं या आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, इसमें टाइफाइड फीवर के क्या क्या कारण हैं, किस कारण से टाइफाइड फीवर होता है, और इसमें हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और इसमें हमको कौन कौन सी जांच करवानी है टाइफाइड फीवर को जानने के लिए कि हमें टाइफाइड फीवर हुआ है, और हमें इसमें क्या करना है या क्या नहीं करना है वो भी हम जानेंगे। और लास्ट में हम वीडियो के इलाज के बारे में या टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप हम जल्द से जल्द पा सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ टाइफाइड। टाइफाइड फीवर क्या है। व्हाट इज़ टाइफाइड फीवर? टाइफाइड इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन विच जनरली कॉज्ड बाई सैल्मोनेला टाइफाई। तो टाइफाइड क्या है? एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो कि हम एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसे हम सैल्मोनेला टाइफाई कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमें धीरे धीरे बुखार हमारा बढ़ता है, उसके साथ हम बुखार के साथ हमें सिर दर्द होगा, कमजोरी महसूस होगी, हमारे पेट में दर्द रहेगा और जो हमारा स्प्लीन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे टाइफाइड क्या है। टाइफाइड देखिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। टाइफाइड फीवर जो है एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है, या इसे ही हम एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि सैल्मोनेला टाइफाई नामक बैक्टीरिया से होता है। ये सैल्मोनेला टाइफाई कैसे फैलता है? तो जब हम कॉन्टिमिनेटेड फूड या वाटर का यूज़ करते हैं तो उससे ये सैल्मोनेला टाइफाई हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। ये जो फीवर होता है टाइफाइड फीवर, ये 3 से 4 सप्ताह तक हमारे बॉडी में बुखार बना रहता है टाइफाइड फीवर का। ठीक है, इसके अलावा इसे हम इंटेस्टाइनल फीवर या आंतरिक ज्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहता है कि इंटेस्टाइन में हमारे अल्सर हो जाता है या इंटेस्टाइनल वाउंड हो जाता है। ये इस डिज़ीज़ का या ये इस बीमारी का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि टाइफाइड फीवर क्या था। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। जो टाइफाइड फीवर है उसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो टाइफाइड फीवर जो है वो मुख्यतया सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। तो एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला एंटेरिक सेरोटाइप बैक्टीरिया, यही मुख्य कारण है टाइफाइड फीवर कॉज कर रहा है हमें। ठीक है, इसके अलावा जब हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर का यूज़ करते हैं, जब हम प्रदूषित जल और भोजन का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा जो लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होने के कारण भी उन्हें टाइफाइड फीवर हो जाता है। इसके अलावा जो मल मूत्र है उसका सही डिस्पोजल ना करने से इसमें जो प्रेजेंट बैक्टीरियाज़ होते हैं वो मक्खियों के थ्रू इस डिज़ीज़ को फैलाते हैं। तो जो हमारे मल हैं या मूत्र है उसका हमको प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए ताकि जो मक्खियाँ हैं वो हमको ये इन्फेक्शन ना दे सकें। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें, हमें अगर किसी पर्सन को टाइफाइड हो गया है तो हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो पर्सन है उसमें फ़ीवर देखने को मिल सकता है जो कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रह सकता है। इसके अलावा रैसेस हो सकते हैं, मतलब लाल धब्बे हो सकते हैं। ज़्यादातर इसका मुख जहाँ पे ये रैसेस पाए जाते हैं वो हमारा नेक, गर्दन के एरिया में और पेट के एरिया में पाए जाते हैं। ये यहाँ इरेजाइल जो रैसेस होते हैं वो रोज़ कलर के होते हैं, मतलब जो गुलाब के रंग के स्पॉट होते हैं और खुजली देते हैं ये। इसके अलावा हमें कमज़ोरी महसूस होगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हमें कब्ज़, ठीक है, हमारी लैट्रिन पास नहीं होगी, सिर दर्द, हेडेक, दस्त और उल्टियाँ हो सकती हैं, हमें सर्दी और खांसी हो सकती है, और जो हमारा लीवर है और स्प्लीन है ये बढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमें भूख की कमी या हमें भूख नहीं लगती इस डिज़ीज़ में, और प्यास की अधिकता हो जाती है, और जीभ जो रहती है वो हमेशा हमको मैली दिखाई देगी हमारी जीभ। तो देख सकते हैं डायग्राम में आप कि सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड में क्या क्या है। हाई फीवर रहेगा आपको,
रैसेस रहते हैं जो कि रेड स्पॉट के रहेंगे, रोज़ कलर रेड स्पॉट। सिर दर्द रहेगा, हेड एक। ड्राई कफ, सूखी खांसी आएगी इसमें। कमजोरी रहेगी, स्टमक पेन, हमारे पेट में दर्द होगा। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत रहेगी। ठीक है, तो हमने देख लिए लक्षण। अब देखते हैं हम इसमें हम कौन कौन सी जांच करवाएंगे। तो सबसे पहले आप CBC करवाइए, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। तो इसमें क्या है, जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको WBC की जो संख्या रहेगी वो कम मिलेगी, मतलब WBC कम रहेंगे। इसके अलावा जो इस्नोफिल्स हैं और हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारे ब्लड में इस्नोफिल्स और लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, वो एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया CBC में कि आपको WBC कम रहेंगे और आपको लिम्फोसाइट और इस्नोफिल काउंट देखना है तो वो एब्सेंट रहेंगे। दूसरा जो है हमारा कि इसमें हम वाइडल टेस्ट करवा सकते हैं। तो आपको वाइडल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड फीवर के 10वें दिन किया जाता है। ठीक है, तो जो वाइडल फीवर करवाना है वो आपको जब फीवर आया उसके 10वें दिन करवाना है। जब ये पॉजिटिव साइन इसका हो जाए, मतलब जब ये पॉजिटिव आ जाए, तो आपको कन्फर्मेटिव साइन है कि आपको टाइफाइड फीवर हुआ है। इसके अलावा आप कल्चर टेस्ट भी करवा सकते हैं। पहले सप्ताह में जब पेशेंट जब कल्चर टेस्ट करवाता है, चाहे वो ब्लड का हो, यूरिन का हो या फेसिस का हो, मतलब मल और मूत्र का या खून का, तो उसमें आपको अगर जब कल्चर पॉजिटिव आता है तो आपको टाइफाइड फीवर कन्फर्मेटिव साइज दे देता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करवाना है, आप जब कंप्लीट ब्लड CBC करवाएंगे तो आपको वहाँ पे WBC का जो वैल्यू होता है वो कम मिलेगी और लिम्फोसाइट और इस्नोफिल्स वहाँ पे आपको एब्सेंट मिलेंगे। इसके अलावा अगर वाइडल टेस्ट करवाते हैं तो आपको फीवर जब आ रहा है, फीवर के 10वें दिन कराना है। तो जब ये पॉजिटिव आएगा तो आप कंफर्म हो जाएं कि आपको टाइफाइड हुआ है। इसके अलावा आप टिश्यू कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसमें आपको यूरिन, ब्लड या फीसिस का या स्टूल का टेस्ट करवाना है। तो 98% पेशेंट में ये कल्चर टेस्ट पॉजिटिव आता है अगर आपको टाइफाइड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइडल टेस्ट का डायग्राम दिखा है। तो ऐसे होता है वाइडल टेस्ट, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमको इसमें हम क्या क्या सलाह दे सकते हैं पेशेंट को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कंप्लीट बेड रेस्ट, मतलब पेशेंट को बोलना है, जैसे ही डिजीज़ पता लग जाए कि टाइफाइड हुआ है तो पेशेंट को बोलना है कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करिए। ठीक है, इसके अलावा जो पेशेंट के मल मूत्र हैं, मतलब यूरिन जो है और स्टूल जो है, उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना है। ऐसे खुली जगह में कहीं नहीं करना है, आपको प्रॉपर उसका डिस्पोजल करना है या मलमूत्र को नष्ट कर देना है। इसके अलावा पेशेंट को बैलेंस डाइट भोजन देना चाहिए, जिसमें प्रॉपर मात्रा में या प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो और विटामिन हो। तो ठीक है, तो आपको बैलेंस डाइट फूड देना है। और आपको पेशेंट को स्पाइसी फूड नहीं खिलाना चाहिए, या पेशेंट जो है उसको स्पाइसी फूड नहीं खाना है। ये मना करना है कि स्पाइसी फूड नहीं खाना है, क्योंकि वहाँ पे लीवर कमज़ोर हो सकता है और स्प्लीन भी कमज़ोर हो सकती है, तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा आप बॉइल्ड वाटर का यूज़ करिए, पानी उबाल कर उसे ठंडा कर लीजिए और उसमें ग्लूकोज मिलाकर पेशेंट को बार बार दीजिए जब उसको प्यास लगे। ठीक है, तो आपको पानी गर्म कर लेना है, ठंडा करके उसमें ग्लूकोज मिला के पेशेंट को देना है जब उसको प्यास लगे। इसके अलावा आप पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखिए, जैसे पेशेंट को आप नारियल पानी पिला सकते हैं, मौसम्बी का रस पिला सकते हैं। इसके अलावा आप दाल का पानी पिला सकते हैं और मूंग की दाल की खिचड़ी खिला सकते हैं और उबला हुआ दूध आप दे सकते हैं। तो पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा आप वहाँ पे ORS दे सकते हैं जो आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेगा बॉडी में। ठीक है, आपको रोगी के मुख को सफाई करना है, मतलब जो रोगी है वो प्रतिदिन अपने मुख की सफाई करे। गुनगुने शरीर से, अगर वो नहा नहीं सकता, स्नान नहीं कर सकता, तो गुनगुने पानी से वो शरीर को पोंछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा
चौथे सप्ताह में जो चौथा वीक होता है उसमें रोगी का जो डाइट है उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ सलाह या एडवाइस। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में क्या करना है, आपको एंटीबायोटिक देना है। तो आप पहले टैबलेट फॉर्म में दीजिए एंटीबायोटिक, जैसे आपकी एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन आती है, सेफेक्सिम आती है, या सेफ्ट्रियाक्सोन या आती है, या सिप्रोफ्लॉक्सिन आती है। तो आपको पहले एंटीबायोटिक दे के पेशेंट को देखना है। अगर वो कंडीशन आप ठीक नहीं हो रही है तो उस केस में उसके बाद आप इंजेक्शन का प्रयोग करिए। जैसे इंजेक्शन आता है हमारा, इंजेक्शन मोनोसेफ आता है, इसका ब्रांड नेम है मोनोसेफ, जबकि ये जो दवा है वो है सेफ्ट्रियाक्सोन। ठीक है, तो ड्रग जो है सेफ्ट्रियाक्सोन है और ये ब्रांड नेम इसका है मोनोसेफ। ठीक है, तो आप इसका यूज़ करिए। आप इसको NS 100 ml के साथ डाइल्यूट करके लगाइए। इन्फ्यूज़न करना है, इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, IM या IV। ठीक है, इसके अलावा आप एमिकासिन यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको IV लगाना है। इसके बाद आप टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सेफेक्सिम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर जो हमारा मोनोसिफ इंजेक्शन है उसको नहीं लगा रहे हैं तो आप वहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सिन का इंजेक्शन आता है, वो आप लगा सकते हैं IV। इसके बाद हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं एंटीबायोटिक के बाद। तो ये जितना हो गया हमारा सारा एंटीबायोटिक है, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो चाहे ये टैबलेट फॉर्म में हो। तो आप पहले टैबलेट दीजिए, अगर टैबलेट से काम नहीं चले तो आप फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाइए। ठीक है, उसके बाद हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो फीवर के लिए आप डोलो दे सकते हैं, जिसमें पैरासीटामॉल रहता है, तो ये आपको फीवर को कम करेगा। इसके अलावा आप रेनिटिडिन दीजिए, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, तो रेनिटिडिन दीजिए। रेनिटिडिन क्या काम करेगा, आपको जो इतनी सारे एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं या फीवर की दवा खा रहे हैं उसके कारण आपके पेट में एसिडिटी या अल्सर हो सकते हैं, तो उसके बचाव के लिए आप रेनिटिडिन का यूज़ करिए। इसके अलावा जब पेशेंट कमज़ोरी महसूस कर रहा है वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीविटामिन्स का। और अगर उल्टी की शिकायत हो रही है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है या वॉमिटिंग उसको लग रहा है कि वॉमिटिंग होगी, तो वहाँ पे आप ओंडास्टेरॉन का यूज़ कर सकते हैं। और जो आपके स्टमक हेल्थ के लिए, क्योंकि इतनी दवा खा रहे हैं तो आपकी स्टमक हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपका पाचन तंत्र वीक हो सकता है, भूख नहीं लगती आप, तो उस केस में आप प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक या इम्यूनोबायोटिक कैप्सूल्स का यूज़ करिए। ठीक है, तो ये कुछ हो गया हमारा ट्रीटमेंट। तो डोजेज़ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ तो क्योंकि आम आदमी, कॉमन मैन भी देखते हैं तो वो अपने मन से फिर यूज़ करने लगेंगे, जो कि उनके लिए हेल्थ पे बहुत बुरा असर डाल सकता है। तो जितनी भी दवाइयाँ मैंने बताई हैं, ये जो कोई भी कॉमन आदमी देख रहा है या मेडिकल स्टूडेंट देख रहा है तो वो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर तभी इसका यूज़ करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइफाइड फीवर, इसका इलाज। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।